हेलो माय डियर फ्रेंड्स। मैं राजेश रामथवार आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत नंदन अभिनंदन करता हूं। जैसे कि आपको पता है कि अपन बीएसटीसी की जो टेस्ट सीरीज चल रही है अपने चाणक्य कोचिंग क्लासेस अगलेरा में, उसके बारे में अपन बात करते हैं। उसका मैं आपके सामने वीडियो लेकर आता हूँ। आज जो संडे है, इस संडे को अपने बीएसटीसी का जो पेपर हुआ है, बीएसटीसी पेपर नंबर 7 जो हुआ है, उसके पेपर के सॉल्यूशन को लेके मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। तो दोस्तों, अच्छा, मैं ये जो वीडियो लेकर आता हूँ, पेपर का जो सॉल्यूशन लेकर आता हूँ दोस्तों, इसके पीछे का एक मेन कारण होता है कि मैं आपको देखो, क्लासरूम में पढ़ना एक अलग चीज हो जाती है और पेपर में जब दूसरी टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो उनको करने का तरीका क्या रखना चाहिए अपन को, किस तरीके से अपन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं, क्योंकि टाइमिंग सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है आज के कंपटीशन के टाइम पे। तो मैं दो तीन पॉइंट को दिमाग पर रखते हुए ही आपके सामने इन चीजों को लेकर आता हूँ। जैसे कि पॉइंट नंबर फर्स्ट की बात करें अपन, तो कि जब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो अपन उसको कम से कम टाइम में कैसे कर सकते हैं। दूसरी बात कि छोटी छोटी चीजों को कैसे ध्यान रख सकते हैं। तीसरी बात कि अपन क्वेश्चन को डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं बिना पेन चलाए, जितना कम हो सकता है पेन चलाने की कोशिश करें अपन, क्योंकि जितना कम पेन चलाएंगे सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी तो अपन क्वेश्चन पेपर को अच्छे इजी वे में जल्दी कर पाएंगे। तो चलो दोस्तों, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए अपन बात करते हैं। जो पेपर हुआ था ना, उसका क्वेश्चन नंबर 151 से शुरू हुआ है। तो अच्छा, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं कि आपका सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, थोड़ा इधर दिया रहा है ये। अच्छा, ये क्वेश्चन यहाँ तक जाएगा। एक- ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 151 से 153 दिया हुआ है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 151 से 153 तक का आपका ये क्वेश्चन है सिटिंग अरेंजमेंट का। मतलब क्वेश्चन नंबर 151, 52 और 53 के क्वेश्चन इसी पर आधारित होने। क्या दिया हुआ है? छह व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ एक दूसरे की ओर आमने सामने मुंह करके एक वृत्ताकार मैच के वृत्ताकार घेरे बनाकर बैठे हुए हैं। अच्छा, छह व्यक्ति हैं, पहले अपन इस तरीके से अरेंजमेंट कर लेते हैं। एक, दो, तीन, चार, पांच और ये छह। सबका मुंह कैमरे की तरफ होगा, तभी जाके एक दूसरे का मुंह क्या होगा, आमने सामने में। ये कैमरे की तरफ अपन कर लेते हैं। अब जिस तरीके से वो बोलेगा उस तरीके से अपन इनको बिठा देंगे। क्या बोल रहे हैं? बी ए और सी के बीच में बैठा है। सपोज करो बी को अगर मैं यहाँ पर बैठा देता, तो बी जो है ए और सी के बीच में बैठा है। तो एक, अगर मैं ए को यहाँ बैठा हूँ, सी को यहाँ बैठा हूँ, पर जरूरी नहीं है ए इधर भी हो सकता है, सी इधर भी हो सकता है। तो मैं अभी इनको इसको ले लेता हूँ कि पॉसिबिलिटी के हिसाब से कि ए और सी दोनों में से एक होगा, पर बी ए और सी दोनों के बीच में इस तरीके से आएगा। फिर क्या दिया हुआ है? ई ए और डी के बीच में है। अच्छा, ई जो है ए और डी के बीच में है, इसका मतलब ए और ये डी, लेकिन इधर एक भी आ सकता है, इधर डी भी आ सकता है। अभी कंफ्यूज होता है, पर ई और ए बी का बैठना फिक्स हो जाएगा। फिर उसके बाद में क्या दिया? एप ए के ठीक सीध में है। एप ए के क्या है? ठीक सीध में है। ठीक है, ठीक सीध में है। ठीक सीध में विपरीत तथा ई के दाईं ओर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे सारी क्लियर हो जाएगी। ई के दाएं की बात करें तो ई का दाएं इधर होगा, तो ई का दाएं क्या इधर होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोस्तों यहाँ पर है ना, इस ऐप का बैठना फिक्स हो जाएगा। किसका? ऐप का। क्योंकि ऐप जो है ऐप है ठीक है विपरीत दिशा में है, और किसके सामने है? ए के सामने है, और ई के दाईं ओर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर फिर ए का बैठना फिक्स हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी क्या? ए का बैठना फिक्स हो जाएगा। अगर अगर डी है तो इधर इधर डी का बैठना फिक्स हो जाएगा। इधर ए है तो इधर सी का बैठना फिक्स। मतलब कुछ इस तरीके से आपका अरेंजमेंट रहेगा। ठीक है, अब किशोर किस तरीके से पूछा है? एंड डी निम्नलिखित में से जोड़े के बीच में बैठा हुआ है। डी जो है किस जोड़े के बीच में बैठा हुआ? तो दोस्तों डी यहाँ पर बैठा हुआ है। डी जो है ए और ई के बीच में बैठा हुआ है। या तो ए ई मिलेगा या ई ए मिलेगा। तो ए ई मेरा क्या मिल रहा है? ऑप्शन नंबर बी मिल रहा है। तो ये इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? बी और ई का आपस में स्थान परिवर्तित कर दिया जाए, और इसी प्रकार सी और डी का आपस में स्थान परिवर्तित कर दिया जाए। बी और डी का, ये बी और बी का नहीं नहीं, बी और ई का, यहाँ पर तो आ जाएगा ई और यहाँ पर चला जाएगा बी। ठीक है, इसी प्रकार से सी और डी का भी, सी और डी का भी यहाँ आ जाएगा सी और यहाँ आ जाएगा बी।
इस प्रकार से आपस में स्थान परिवर्तन किया जाए तो एक निम्नलिखित में से किस जोड़े के बीच में होगा। तो फिर ए यहाँ पर बैठा हुआ है, पहले डी और बी के बीच में होना चाहिए था, लेकिन स्थान परिवर्तन करने के बाद में ई और सी के बीच में होगा। ई सी या सी ई जो भी है ऑप्शन में मिलेगा, यानी ऑप्शन नंबर ई जो है इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या है, डी के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है, डी के ठीक बाईं ओर। अच्छा, ये जो स्थान परिवर्तन करने की जो बात की थी वो क्वेश्चन नंबर सिर्फ 152 के लिए था, तो बाकी तो सारी इसी तरीके से बैठने की व्यवस्था जो होगी वो इस तरीके से होगी। तो इसमें क्या बोला है, डी के ठीक बाईं ओर। अच्छा, डी यहाँ से इसके बाईं ओर तो मैं अगर उसको ये आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर, अच्छा इसका भी डी क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसके दाईं ओर कौन आएगा, ए आ जाएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों। चलो अगला क्वेश्चन की बात करते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 154। ठीक है, 154 154 जो क्वेश्चन है आपके सीरीज का क्वेश्चन है दोस्तों। अब सीरीज का क्वेश्चन है, कैसे है देखिए, 6, 11, 21, 36 और क्या है 56 है। अगर मैं इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखता हूँ दोस्तों, कितना आता है 10 का 5। इन दोनों को देखता हूँ कितना आता है 10। इन दोनों को देखो कितना आ रहा है 50, जो कि इसको मतलब होगा 40, और इन दोनों के बाद कितना आ रहा है दोस्तों 20 आ रहा है। तो इसका मतलब एक सीरीज बन रही है, क्या पहले 5 जोड़ा, फिर 10 जोड़ा, फिर 15 जोड़ा, फिर 20 जोड़ा, तो उसके बाद में कितना जोड़ने पड़ेगा 25। और अगर मैं 56 में 25 जोड़ूंगा तो हाँ 56 में 25 अगर मैं जोड़ता हूँ तो मेरे पास कितना आ जाएगा दोस्तों 81, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। वो सिंपल सा क्वेश्चन था। और इसी तरीके से जो मैं वो कह रहा हूँ, आपके जो पेपर में क्वेश्चन आते हैं वो सारे बहुत इजी आएंगे, जिनमें आपको पेन भी नहीं चलाना है। अब देखो जैसे क्वेश्चन नंबर कौन सा अपना 155, क्या दिया हुआ है, पौधों की एक कतार में एक पौधा कतार में दोनों तरफ से 5वें स्थान पर है, तो कतार में कितने व्यक्ति होंगे दोस्तों, डायरेक्ट आंसर आपका 9। अब इस टाइप क्वेश्चन में पेन चलाने की आपको जरूरत ही नहीं है। मैं समझाने की बात करूँ कैसे समझ सकते हैं अगर इसको देखो यार, कतार में दोनों तरफ से, इधर से भी बात करो इधर से भी बात करो, दोनों तरफ से कौन सा स्थान पर है पौधा जो है वो कौन सा है 5वां है। तो इसका मतलब बाएं से भी स्थान दिया हुआ है, दाएं से भी स्थान दिया हुआ है, तो अपन को पता है टोटल निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। तो 5 प्लस 5 प्लस माइनस 1, 10 और माइनस में वो कितना हो जाएगा 9, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन इसमें पेन चलाने की अपने को जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, इसको भी ये देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन भी अपना सीरीज का है और ये अल्फाबेट वाली सीरीज का है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसके लिए क्या करते हैं हम, जब भी इस प्रकार की कोई सीरीज बनने आती है तो उसमें सबसे पहले अपन इनको काउंट करते हैं, सीरीज। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, यानी कि 17 की दी हुई है। तो दोस्तों 17 की जब दी हुई रहती है तो इसमें दो तरीके की पॉसिबिलिटी बनती है, तो 4 4 अक्षर का पेयर बनाया था या फिर 3 3 का बनाया। अच्छा, मैं सबसे पहले 3 3 की बात करता हूँ। तो देखो ये 3, ये 3, 1 2 और ये 3 हो जाएगा, ये 3, ये 3, ये 3 हो जाएगा, उसके बाद 1 2 ये 3 हो जाएगा। अच्छा, अब इसमें क्या बात करें तो देखो इसमें एम एन एन बन रहा है, इसमें भी एम एन एन बन रहा है, बनना नहीं बन रहा है। अगर मैं इसकी बात करूँ तो उसको देखो इसमें एम एन एम एम एन एम एम एन। अच्छा, इसमें एम एम अगर मैं यहाँ पर एन पुट कर देता हूँ तो एम एम एन हो जाएगा। अच्छा, इसमें भी यहाँ पर मैं एम पुट कर देता हूँ तो एम एन एन हो जाएगा। यहाँ पर कर देता हूँ तो एम एम एन हो जाएगा। तो अभी तक तो बन रहा है, इसका मतलब यहाँ पर अगर मैं एम लिख दूँ तो क्या हो जाएगा, देखो 3 3 के साथ 18 होना चाहिए था, पर इसमें जस्ट शुरू वाला अक्षर इसने नहीं दिया, देखा अपन तो एम एम एन वाली सीरीज बना दी है। तो अच्छा, ये किस आ रहा है, एम एन, अपने क्या आना चाहिए एम एन एम एम एन, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आएगा। देखो एम एन एम एम एन, ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक और चीज दोस्तों, मैं आप लोगों को यहाँ पर जो क्वेश्चन करवाता हूँ इसका जो ये रहता है कि मैं आपको समझाने का मतलब मैं ये मान के चलता हूँ कि आप लोग ने पढ़ सब कुछ रखा है, सब कुछ कंप्लीट, पूरा सिलेबस कंप्लीट पढ़ रखा है, और उसके आधार पर अपन पेपर में क्वेश्चन दे रहे, पेपर के पॉइंट से बात कर रहे हैं अपन कि वहां क्वेश्चन आता है तो कैसे करते हैं। तो क्लासरूम में पढ़ना अलग चीज हो जाती है और यहाँ पर पढ़ना, यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करना अलग, क्योंकि पेपर में इतना टाइम नहीं होता अपने खास में। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, एज वाले टॉपिक का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, देखो क्या दिया हुआ है। देखो, पिता एवं पुत्र की वर्तमान आयु एक साथ मिलाकर 46 वर्ष होती है।
यानी कि पिता और पुत्र की दोनों की वर्तमान आयु का योग कितना है, पिता एंड फादर एंड सन दोनों की आयु का योग कितना दिया हुआ है, 46 वर्ष। ठीक है, फिर उसके बाद में 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 11 गुनी हो जाएगी। देखो 5 वर्ष पूर्व पिता एंड सन, पिता की आयु जो है पुत्र की आयु की कितनी गुनी हो जाएगी, 11 गुनी हो जाएगी। तो पिता पुत्र अगर 1 साल का होगा कितना का, 11 होगा। ये लेकिन ये है कि कितने साल पहले का, 5 साल पहले का। तो अगर 5 साल पहले 11 के होते हैं कि 1 के तो दोनों का योग 12 होगा। बिल्कुल सही बात है, जो कि किसके बराबर होनी चाहिए, 36 के बराबर। अब फिर आपने दिमाग का आगे सर आप तो 46 दिया हुआ है, फिर 36 कैसे। तो आप मुझे बताओ कि जो दोनों का जो योग दिया हुआ है मुझे यहाँ पर, ये 46 वर्ष ये आज का है, और ये अनुपात मुझे कब का दिया हुआ है, आज के 5 साल के। तो 5 साल बेटा छोटा हुआ होगा, 5 साल पिताजी छोटे हुए होंगे, तो 5 साल पहले दोनों की आयु के योग में 5 साल कम हो जाएगा, तो कुल मिलाकर 10 कम हो जाएगा। तो इसमें से अगर मैं 10 कम करूंगा तो मेरे पास सही कितना जाएगा दोस्तों, 36 वर्ष। यानी कि 5 साल पहले फिर उनकी आयु का योग कितना रहा हुआ, 36 वर्ष। तो 12 36 के बराबर है, 31 के बराबर आ जाएगा दोस्तों, 3 के बराबर। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या, 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु थी, तो 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होती है दोस्तों, आपको पहले अगर 1 3 के बराबर, तो ये 1 3 के बराबर 5 साल पहले, आज के 5 साल पहले पुत्र 3 साल का था, आज कितने साल का हो जाएगा, 5 जोड़ दूंगा। ठीक है, लेकिन आज 8 साल का होगा वर्तमान में, लेकिन इसमें 5 वर्ष बाद का पूछा तो 5 वर्ष और बड़ा होगा, तो कुल मिला के कितने साल का हो जाएगा दोस्तों, 13 साल का। यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इस तरीके के क्वेश्चन होता है, इसमें ये आपको थोड़ा समझाया नहीं, पर बाकी इतना कुछ करने की मुझे इसमें जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। मैं डायरेक्ट कैसे करता, पिता और पुत्र की आयु आज के 46 वर्ष से, ठीक है, 5 वर्ष पिता की आयु पुत्र की आयु भी 11 गुनी है, तो मैं यही लिखता, 12 होता, 11 ये एक होता है, 11 होता, 12 12 किसके बराबर, 36 के, 21 के बराबर, 3 के, 3 के बराबर है, तो 5 वर्ष पहले ये कितना बेटा 3 साल का होगा, उसके बाद आज कितना 10 साल, 8 साल, फिर 5 साल बाद 13 साल का हो जाता, डायरेक्ट आंसर। ये आपका मैथ वाला ये जो एज वाला टॉपिक है इसका बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 100, अंग्रेजी वर्णमाला में ऐसे कितने अक्षर होंगे जिनका दर्पण प्रतिबिंब परिवर्तित होगा। अच्छा एक तो बनता है कितनों का परिवर्तित नहीं होता है, और एक बनता है कितनों का परिवर्तित होता है। तो दोस्तों ये आपके दर्पण प्रतिबिंब वाले टॉपिक का क्वेश्चन है। तो अंग्रेजी वर्णमाला के जो टोटल 26 अक्षर होते हैं उसमें से 11 अक्षर ऐसे होते हैं जिनका दर्पण प्रतिबिंब परिवर्तित नहीं होता है। तो अगर मैं इसमें से घटा दूंगा तो फिर कितना आएगा, 15। यानी कि 15 अक्षर ऐसे होंगे जिनका दर्पण प्रतिबिंब परिवर्तित नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लेकिन 15 मुझे एक ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, इसमें मिसप्रिंट थी, मैंने क्लासरूम में जो टेस्ट चल रहा था अपना, सॉरी आज संडे को जो टेस्ट हुआ उसमें मैंने आपसे चेंज करवाया भी था कि यहाँ पर ये 11 था, ये मिसप्रिंट हो गया, ये 15 था, ये 13 था और ये 12 था। तो इस प्रकार से अपना आंसर कौन सा हो जाएगा फिर 15, क्योंकि इसमें परिवर्तित होने वाली बात की तो ये, और परिवर्तित नहीं की बात करता तो फिर अपना आंसर क्या हो जाता, 11 हो जाता। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। अच्छा अगला क्वेश्चन क्या है, घर वाले टॉपिक का है कि एक घर की सभी बल्बों को नीले रंग से रंगा गया है। ठीक है, इसे समान आकार के 64 छोटे घरों में काटा जाता है। कितने घरों की संख्या एक, कितने घरों की मात्र एक झलक रंगी हुई। तो एक गन होगा उसको काटा गया, एक बड़ा गन होगा उसको काटा गया छोटे छोटे समान आकार के गनों में। तो टोटल कितने गन प्राप्त हुए मेरे को, 64। तो मुझे अपन को बताया दोस्तों कि टोटल गनों की संख्या निकालने के लिए अपन एन क्यूब करते हैं, यानी कि एन क्यूब का मान 64 है, तो यहाँ से एन का मान कितना हो जाएगा, 5। ठीक है, अच्छा फिर उसके बाद में आपसे क्या पूछा, कितने गनों की मात्र एक सतर रंगी हुई है। एक सतर रंगने वाले गनों की संख्या अपन निकालते दोस्तों n-2 का होल स्क्वायर। अच्छा n का मान कितना है, 5 -2 का होल स्क्वायर। ठीक है, 5 में से 2 बताया, बचा कितना, 3, 3 का स्क्वायर किया 9, 9 का 6 से गुणा करूंगा 9 से 54। अच्छा अपने कितने गनों की मात्र एक पलक रंगी हुई है दोस्तों, इसमें n का मान 4 है ना, 64 है ना, सॉरी सॉरी एन का मान कितना है, 4। तो यहाँ से 4 आ जाएगा, 4 में 2 घटाऊंगा 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर होगा 4, और 6 का 4 से गुणा करूंगा 64, यानी कि ऑप्शन नंबर 24 जो डी वाला ऑप्शन है ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर।
क्योंकि यहाँ पर n का क्यूब 64 है, n का मान 4 का क्यूब होता है, तो n का मान 4 होगा। 4 में 2 घटाऊंगा 2 बचेगा, 2 पे इस बार 4 होगा, 4 का 6 से गुणा करूंगा 24, यानी कि 24 घन अगर ऐसे होंगे, अगर आपको इसको काटने से पहले वेलर आंसर मिलता हो, तो 24 घन उसमें ऐसे निकलेंगे जिसकी एकमात्र एक सतह रेंगे से निकलेंगे, इसका आंसर हो जाएगा टी वाला। ठीक है, अच्छा आगे देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 10। देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, नहीं क्वेश्चन नंबर 10 नहीं, सुनिए क्वेश्चन नंबर 160। 10 वर्ष पहले दिव्या की उम्र नर्मदा की आधी है। अच्छा इसमें दिव्या और नर्मदा की हुई है, दोनों की एज का क्वेश्चन है, एक तो होगी दिव्या एक होगी नर्मदा। दिव्या की जो उम्र है नर्मदा की उम्र की आधी है। अगर नर्मदा की 2 होगी तो उसकी मैं 1 मान लेता हूँ, या फिर अपन बोल सकते हैं कि नर्मदा की उम्र दिव्या की उम्र से दुगनी है। बात ये दिव्या की उम्र 1 है, तो नर्मदा की उम्र 2 मानूंगा तभी तो इसकी आधी होगी, तो इसका मतलब ये है। यदि आज, लेकिन ये कब का है, बिफोर 10, बिफोर 10, 10 साल पहले। ठीक है, यदि आज दोनों की उम्रों का अनुपात, अच्छा दोनों की उम्र का, अच्छा इसमें नाम पहले किसका है, दिव्या का, तो दिव्या का 3 होगा, नाम पर 4 होगा, यानी 3/4। ठीक है, ये कब का है, परसेंट का है, उनका अनुपात ये है। तो दोस्तों आपने फिर ध्यान रखना, यहाँ से कितना बढ़ा, 2 बढ़ रहा है, यहाँ कितना बढ़ रहा है, 2। अच्छा 2 किसकी वजह से बढ़ा होगा, ये अगर 10 साल बड़े 10 साल बाद की बात नहीं होती, उसी टाइम की बात होती, तो उनका अनुपात वही रहता। फिर 10 साल पहले देखिए आज का है, तो ये आज 10 साल बड़ा होने की वजह से ही तो अंतर आया हुआ, तो 2 10 के बराबर होगा, तो 1 किसके बराबर होगा, 5 के बराबर होगा। ये एच के टॉपिक में बहुत अच्छे से पढ़ते हैं हम इसको, तो अगर किसी ने पढ़ा भी नहीं हो तो उस टाइम पे क्लियर हो जाएगा, तो 1 5 के बराबर। अच्छा फिर क्या बोला, तो उनकी वर्तमान उम्र का योग हुआ। अच्छा वर्तमान की बात करो तो वर्तमान तो ये 3 साल का हुआ है, 4 का हुआ, दोनों का योग कितना हुआ, 7। तो 7, 1 7 के बराबर 5 के बराबर 7, किसके बराबर 5 से गुना करूंगा 7 बजे 35 वर्ष बोले, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दोनों की आयु का जो योग होगा आज, वो कितना हो जाएगा, 35 वर्ष। ठीक है, क्वेश्चन नंबर डी इसका क्या होगा दोस्तों, करेक्ट आंसर। अच्छा अगला क्वेश्चन दिया हुआ आपको, लेकिन ये स्लाइड पे नहीं आएगा, इस पे इसको छोटा कर लेते हैं, क्योंकि इसके क्वेश्चन अपन को उधर भेजने वाले हैं, वो छोटा होगा। ठीक है, इतना भी। फिर अब ये करना पड़ेगा, जैसे कि ये ना इसमें डायग्राम बनेगा, तो डायग्राम अब ध्यान से सुना है, इसमें क्या दिया हुआ जिस तरीके से अपन करते हैं, पर ये इसकी वजह से पढ़ने में नहीं आएगा, इसको इंक्लूड थोड़ा ऊपर करते हैं। अब देखो इसमें क्या दिया हुआ है, देख क्वेश्चन नंबर 160 161 से 165 तक, तो 5 क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं। दिए गए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए निम्नलिखित जानकारी को ध्यान से पढ़िए। 8 मीटर पीक्यू आर एस टी पीक्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एम वाई एक वर्गाकार मैच के गिर्द इस प्रकार से बैठे हैं कि 4 मैच के कोनों पर तथा 4 अन्य मैच के चारों भुजाओं के मध्य को। अच्छा एक और बात, अच्छा यहाँ बना लेते हैं इसको, देखना है। ठीक है, ये मैच है, अब 4 तो मैच के कोनों पर बैठे हुए हैं, मतलब यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर, और 4 भुजाओं के मध्य बैठे हुए हैं, यहाँ पर और यहाँ पर। ठीक है, इसने ये बोला है चारों भुजाओं के मध्य, जो मित्र चारों कोनों पर बैठे हैं उनका मुख केंद्र की ओर है। अच्छा जो भुजाओं के कोने पर बैठे हैं उनका मुख तो किधर है, केंद्र की ओर है। अच्छा जबकि अन्य 4 जो मेज की भुजाओं के मध्य बैठे हैं उनका मुख बाहर की ओर, इनका मतलब इनका मुंह किधर हो जाएगा दोस्तों, बाहर की ओर हो जाएगा। कुल मिलाकर इस तरीके से बैठक व्यवस्था मतलब इस तरीके से मैंने 8 चेयर लगा दी, इस तरीके से उसने बोला है कि 4 वर्ग का मैच है, जिसमें 4 तो कोने पे बैठे जिनका मुंह अंदर है, और 4 भुजाओं के मध्य बैठे 1 2 3 4 जिनका मुंह बाहर की ओर है। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत जबरदस्त प्रश्न है। अब इसमें जैसे बोलते हैं वैसे करेंगे, पी जिसका मुख केंद्र की ओर, एक बात तो कंफर्म है कि वो कोनों पर में कहीं भी 4 में से एक जगह बैठेगा, तो सपोज करो मैं पी को यहाँ पर बिठा दूं। ठीक है, कहीं पर भी शुरू कर सकते हैं अपने ना। हाँ देखो, पी के जिसका मुख केंद्र की ओर है वह वी के दाएं तीसरा है। अब अगर ये यहाँ पर है तो ये वी के दाएं क्या होना चाहिए, तीसरा होना चाहिए। तो आप देखो, अगर मैं इसको यहाँ बैठाता हूँ तो ये दाया वी तो इधर आएगा, तो इसका दाया दूसरा आएगा। अगर ये तीसरा हो तो इसका तो बाईं ओर हो जाएगा,
तो इधर दोनों बैठ सकते। अगर मैं इधर बैठाऊं देखो एक दो तीन, मतलब इसकी जगह बैठाना पड़ेगा, तो वी कहाँ आएगा दोस्तों, यहाँ पर, क्योंकि इसका मुंह बाहर की तरफ है, इसका जो अंदर है इधर दाएं इधर होगा, तो एक दो तीन वी कहाँ जाएगा, वी का वी के दाएं तीसरा हो जाएगा। ध्यान रखना जरूर। वह वी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। वी के दाएं तीसरा है, पी जिसका मुंह केंद्र की ओर है वह वी के दाएं तीसरा है। चलो भाई यहाँ पे क्लियर हो गया। टी जिसका मुख केंद्र की ओर है, अच्छा टी जिसका मुख केंद्र की ओर है, मतलब एक दो तीन जगह आ सकता है, लेकिन आगे मैं बोला हुआ वह वी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। अच्छा दोस्तों एक बात बता, केंद्र की तरफ मूव करने वाले भाई तीन बज रहे हैं, ठीक है, तीन बैठ चुका है। वी के निकटतम पड़ोसी ये दोनों होंगे, तो ये टी नहीं हो सकता, तो फिर टी का यहाँ पर बैठना क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। वह टी का निकटतम पड़ोसी, वह वी का निकटतम पड़ोसी नहीं। वी एवं डब्ल्यू के बीच केवल एक मित्र बैठा हुआ। अच्छा वी और डब्ल्यू के बीच है, डब्ल्यू यहाँ पर भी आ सकता है, डब्ल्यू भी यहाँ पर भी आ सकता है। वी और डब्ल्यू के बीच में मात्र एक व्यक्ति तक रह सकता है, तो या तो इधर या डब्ल्यू। कहाँ बैठेगा आगे देखते हैं। क्यू के दाएं दूसरा एस, क्यू के दाएं दूसरा एस है, तो क्यू के दाएं, अच्छा इनमें से या तो यहाँ या यहाँ रहेगा या फिर यहाँ। क्यू का मुख केंद्र की ओर है, अच्छा क्यू का मुख केंद्र की ओर है, तो क्यू 100% ये दोनों क्यू और एस ये आएंगे। कैसे, क्यू के दाएं दूसरा एस है, तो मेरे को क्यू को यहाँ बिठाना पड़ेगा और एस को यहाँ पर बिठाना पड़ेगा, क्योंकि केंद्र की तरफ मुंह करने वाले दोनों व्यक्ति बैठ जाते हैं। क्यू का मुख केंद्र की तरफ करने के लिए यहाँ ये यहाँ हुआ, पर यहाँ बिठा देंगे तो है वो दूसरा जगह का नहीं है, तो क्यू को मैं यहाँ बिठाऊंगा और एस को यहाँ बिठाऊंगा, तो इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, आर पी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। अच्छा आर जो है पी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, मतलब आर यहाँ नहीं बैठ सकता, तो फिर जगह बची, पी का यहाँ नहीं बैठना, तो पी भाई साहब यहाँ पर बैठ जाएगा, मतलब अब डब्ल्यू की जगह भी क्या हो जाती है एक्स। क्यों, क्योंकि इसलिए क्योंकि पी का डब्ल्यू यहाँ पर भी हो सकता था, पी और डब्ल्यू के बीच में दो व्यक्ति थे, डब्ल्यू यहाँ पर भी तब भी एक व्यक्ति तब भी एक व्यक्ति, पर उसने बोला कि आर जो है डब्ल्यू पी का पड़ोसी नहीं है, तो पी का पड़ोसी होने के लिए दोनों जगह नहीं हो सकता। डब्ल्यू को यहाँ बैठा यहाँ नहीं बैठ सकता, यहाँ पे बैठ सकता तो आर यहाँ बैठेगा, डब्ल्यू का यहाँ बैठना फिक्स है, तो फिर बच्चा कौन सा है, अच्छा पी क्यू वाई, अच्छा वाई बचा है, तो वाई कहाँ पर आ जाएगा दोस्तों, यहाँ। तो इस तरीके से पूरी कंप्लीट व्यवस्था हो जाती है। और एक और चीज है, सेटिंग अरेंजमेंट का जो टॉपिक होता है उसमें एक खास बात ये होती है कि अगर इस तरीके का जो क्वेश्चन है, इसके जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन मुझे दिए, या तो सारे सही होंगे या फिर सारे गलत, एक भी सही नहीं होगा। अगर आपका अरेंजमेंट सही हुआ है तो सारे सही होंगे, तो जो भी टाइम लगना होता है हमको इसी में लगना होता है, तो इम्पोर्टेंट इसमें यही है, बाकी इसमें ज्यादा ही कुछ भी नहीं है। फिर भी अगर किसी को ऐसा लगता हो कि इसमें थोड़ा सा आगे पीछे समझ में कम आया हो, तो वीडियो को थोड़ा नीचे करके फिर वापस से देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा, थोड़ा स्लो मोशन में कर देना। अच्छा क्वेश्चन की बात करते हैं, मैं क्वेश्चन में कर दिया और दोस्तों देखो, क्यू के बाएं दूसरा कौन बैठा है, अच्छा क्यू कहाँ बैठा हुआ है, पी क्यू, अच्छा क्यू, क्यू क्या पाएंगे, इसका मोड करने का बाएं और दूसरा कौन आ जाएगा दोस्तों, पी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। वी के सापेक्ष से टीका क्या इसका होगा, वी यहाँ बैठा हुआ है, इसका मुंह इधर है, तो इसका दाहिना इधर होगा। वी के सापेक्ष से पी का टीका, वी के सापेक्ष से टी की बात करें तो बाईं ओर से एक दो तीन, बाईं ओर से तीसरा या दाईं ओर से एक दो तीन चार पांच, तो दो स्टार निकलेंगे, या तो बाईं से तीसरा या दाएं से दो स्टार निकलेंगे, है ना। तो बाईं ओर से तीसरा, देखो बाईं ओर से तीसरा मुझे ऑप्शन में मिल रहा है क्या, बिल्कुल मिल रहा है ऑप्शन नंबर सी। दाएं से पांचवा में नहीं ले रहा है, तो एक ही ऑप्शन हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगले निम्नलिखित चार में से तीन एक निश्चित प्रकार से एक समान है तथा वे अपना एक समूह बनाते हैं, वह कौन सा एक है जो समूह में नहीं आता है। अच्छा आर देखो इसका मुंह बाहर है, डब्ल्यू का मुंह बाहर है, वी का मुंह बाहर है, एस एस का मुंह अंदर है, तो यही क्या हो जाएगा आंसर, या तो ऐसे या फिर तीन भुजाओं पर बैठने वाला है या कॉर्नर पे बैठने वाला है, या चार का मुंह केंद्र के बाहर की तरफ है, तीन का मुंह, और वी का मुंह क्या है, सॉरी क्यू का मुंह क्या है, एस का मुंह क्या है अंदर है, तो वैसे भी अलग ही हो जाएगा आंसर, इसमें कौन सा हो जाएगा डी। अच्छा अगला क्वेश्चन देखते हैं, आर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, आर के संबंध में, ये आर बेटा ठीक है, आर वी का कौन सा कथन सत्य है, देखो आर वी का निकटतम सत्य है, वी का निकटतम है क्या, नहीं ये बात तो गलत है। अगला देखो क्या हो जाएगा, आर का मुंह केंद्र की ओर है, अच्छा आर का जो मुंह है केंद्र की तरफ है, ये बात भी गलत हो जाएगी, नहीं है सर। अच्छा आर टी एवं एस के ठीक मध्य में बैठा है, आर
टी एवं एस के ठीक मध्य में बैठा है दोस्तों, ये वाली बात बिल्कुल सही हो जाएगी। ठीक है, आर के दाएं तीसरा क्यों बैठा है, आर के दाएं और तीसरा, इसका दाएं इधर को 1 2 3, ये बात भी बिल्कुल सही है दोस्तों, ये भी सही हो जाएगा। अच्छा इसमें एक ही ऑप्शन है। अच्छा इसमें मैंने आपको क्लासरूम में जब टेस्ट क्लास में जो टेस्ट चल रहा था अपना, उसमें मैंने आपको सही कराया था कि तीसरे की जगह यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, चौथा, क्योंकि अगर ये तीसरे की जगह चौथा नहीं होगा तो फिर ये भी सही हो जाएगा, क्योंकि आर के दाएं तीसरा 1 2 3 क्यों है, वो भी सही हो जाएगा। तो इस वजह से ये चौथा यहाँ पर करवाया था मैंने, इस वजह से ये भी गलत हो गया था। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या है, सी करेक्ट आंसर होता है। अगला, आर के दाएं दूसरा कौन बैठा है, अच्छा आर के दाएं और दूसरा, आर के दाएं 1 2, दूसरा बी बैठा है क्या, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये 5 क्वेश्चन थे और बड़े जबरदस्त क्वेश्चन रहा। अगर आपको थोड़ा सा इसमें लगा हो कि सर थोड़ा कम समझ में आया हो, तो आप वीडियो को पॉज करना, फिर एक और बार देख लेना, समझ में आ जाएगा ज्यादा। क्वेश्चन नंबर देखो 166, क्या दिया हुआ है, एक बंदर 30 फुट ऊंचे लंबे नारियल के पेड़ के नीचे है, हर प्रयास में वह 3 फुट ऊपर जाता है और 2 फुट सरक जाता है। 10 ये इसका मतलब है इस 10 नहीं है, ये है ना, इस दर से वह बंदर कितने प्रयासों में पेड़ के शीर्ष तक पहुंच। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए, जैसे मान लो पेड़, ठीक है, कितना ऊंचा है, 30 मीटर का है, 30 फुट का है। ठीक है, अब एक बंदा क्या कर रहा है, हर प्रयास में वह 3 फुट जंप मारता है, मान लो 1 फुट 3 मारेगा, यहाँ तक आ गया होगा, फिर 2 नीचे निकल जाता, तो एक्चुअल में 1 फुट है, एक बार के प्रयास में वो चढ़ कितना पा रहा है, एक। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए जो जंप होता है उसको अपन लेस कर लेते हैं, यानी कि 3 माइनस करूंगा तो यहाँ पर कितना रह जाएगा, 27, यानी कि प्रत्येक प्रयास में वो 1 फुट ऊपर चढ़ पा रहा है, तो 27 फुट को चढ़ने के लिए 27 प्रयास तो ये करने पड़ेंगे उसको। ठीक है, क्योंकि एक चढ़ेगा तो एक प्रयास में 3 चढ़ेगा, 2 किसकेगा, एक प्रयास में, फिर एक के बाद में 3 चढ़ेगा, फिर 2 किसलेगा, फिर 2 ही हुए, 3 चढ़ेगा, 2 किसलेगा, एक होगा, यानी कि हर प्रयास में वो 1 फुट ऊपर चढ़ पा रहा है, तो 27 फुट तक 27 प्रयास तो करने पड़ेंगे उसको। अच्छा इसमें 3 क्यों बताए, क्योंकि जब वो 27 में जब प्रयास करेगा तो 3 फुट का जब जंप मारेगा तो फिर 30 के ऊपर 30 तक चढ़ पाएगा, मतलब उसको वो ऊपर वाले सिरे पर आ जाएगा, और ऊपर वाले अगर सिरे पर आएगा तो ऊपर पहुंच जाएगा, सिरे पर पहुंचना ही तो है, तो सिर्फ फिसलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो इसका मतलब 27 तो प्रयास तो ये, उसमें एक और प्रयास छूट जाएगा, तो वो कितना जाएगा दोस्तों, 28, यानी कि 28 प्रयासों में क्या होगा, वो ऊपरी तरीके से क्या पहुंच जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा इसके ऊपर। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर अगला देखना, क्या है, एक कंपनी में एक कर्मचारी ड्यूटी के समय सोता पाया गया। ठीक है, ये तो उसमें करता है कि एक कंपनी में एक कर्मचारी है जो ड्यूटी करने का टाइम पर वो सोता पाया, तो उस पर क्या क्या कार्यवाही होनी चाहिए। पहली कार्यवाही क्या है, उसको, अच्छा इसमें उन कार्यवाही को अपन सही मानते हैं जो इफेक्टिव हो, जो उसके जो कर्म करता है उस कर्म के आधार पर वो कहीं ना कहीं अनलीगल साबित होती हो, उसको अपन कार्यवाही में लेते हैं। देखो, उसको तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए, बिल्कुल सही बात है सब, क्यों, क्योंकि सोता हुआ पाया गया तो भाई साहब आपके सोने से किसी का लॉस हो सकता है, कंपनी का लॉस हो सकता है, कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो ये बात है, उसको तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए। दूसरा कार्य में क्या, उसकी नींद में कोई बाधा नहीं डालनी चाहिए, क्यों नहीं डालनी चाहिए, अगर काम कर रहा है तो भाई नींद में तो बाधा क्या है, उसको बर्खास्त करो, नींद का टाइम थोड़ी है, सोने का टाइम थोड़ी है, ड्यूटी का टाइम है, तो इसमें कौन सा पहला वाला जो है वो क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। अच्छा इसको भी ये करना, दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं? दोस्तों अब है देखना है, एक आकृति तो आपके पास ये ये जहां पर मैं ये घुमा रहा हूँ तो ये कुछ इस प्रकार से बनती है, और इसमें कितना 1 2 3 4 और एक पूरा 5, या फिर काउंट करते तो 1 और 2, एक का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, कितना 1 और 4 5, 5 तो ये बन जाएंगे। क्या बाद में देखो 1 2 तो 2 ये अंदर बन रहे, 2 इसमें 2 इसमें और 2 इसमें, यानी कि 5 के अलावा कितने, 2 2 4 2 6 2 8 8 और बनेंगे, तो अभी कितने बनेंगे, 13, ऑप्शन नंबर। अच्छा इसमें ऑप्शन नहीं दिख रहा पर इसका आंसर कितना आ रहा है दोस्तों, 13 आ रहा है। चलो इसमें देखिए, अच्छा ये ऑप्शन नंबर सी जो है इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं अगला, हाँ ये भी खत्म सोच पा रही है क्वेश्चन, कथन
परीक्षा में उच्चतम अंक लाने हेतु मनुष्य में परिश्रम के साथ साथ एकाग्रचित भावना और समयबद्धता का होना जरूरी होता है। ये तो आपको कथन दिया हुआ है कि भाई किसी भी एग्जाम के टाइम पर उसको एक तो एकाग्रचित भावना रखते हुए समयबद्धता रखते हुए मतलब एक पूरा टाइमिंग मैनेजमेंट के साथ उसको क्या करना है, एकाग्रचित मतलब कंसंट्रेशन बढ़ाते हुए उसको पढ़ाई के जो टाइम है उस टाइम का क्या बिल्कुल मैनेजमेंट करते हुए उसको रहना चाहिए, किस टाइम पे, एग्जाम के टाइम पे। तो इसकी कार्यवाही क्या है, देखते हैं। लोगों को यह सलाह देनी चाहिए कि वे परीक्षा के दौरान अधिक परिश्रम करें। बिल्कुल सही बात है कि भाई ऐसा अधिक से अधिक परिश्रम करेगा, अधिक से अधिक मेहनत करेगा तो अच्छे नंबर आएंगे। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, दूसरा, एकाग्रचित और समयबद्धता के लिए संयमित जीवन व्यतीत करना चाहिए जिससे परीक्षा में नहीं रह सकती। ये सही है। जीवन व्यतीत करने का अच्छे से तो उसके परीक्षा में अंक कैसे आएंगे, तो ये बात तो वैसे गलत है। तो इसका भी आंसर हो जाएगा दोस्तों ए वाला ऑप्शन। अच्छा, एक और बात, अभी तक अगर किसी दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दे ताकि उसके भी कहीं ना कहीं रीजनिंग को लेके हेल्प हो सके। और अगर आपको ये वीडियो अभी तक जो क्वेश्चन करवाए या अभी भी करवाए वो अच्छा लगता हो तो बिल्कुल लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, बिल्कुल लाइक भी करें चैनल को और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उसके फीडबैक बोल। अच्छा, देखते हैं अपना आगे बड़े और आगे बढ़े क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या दिया हुआ है, एक निश्चित कोड में 133 बाउल को ओपन किया जाता है और 795 को आगे से कोड किया जाता है, तो ये को 133,795 को कोड किया जाएगा। अच्छा, तो ये फिक्स कोडिंग का क्वेश्चन है, फिक्स कोडिंग का वन का ओ है, डबल थ्री डबल ए पे का 5 है, 2 का 8। अच्छा, एक बात बताओ उसमें वन डबल थ्री, वन डबल थ्री का मतलब ओ डबल एक तो आएगा 795 आईसीई आएगा, आईसीई तो ये आर गया आएगा, यानी कि ऑफिसर जो है आगे क्या होगा, आंसर हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन आपका आंसर। और एक और क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 171। क्लॉक का क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन को डायरेक्ट कैसे करते हैं वो भी समझाऊंगा। 3 से 4 बजे के मध्य शून्य कब आपस में मिलेगी, कब आपस में मिलने का मतलब इस तरीके से होना, अतिव्यापी होना, एक ऊपर एक होना, किस समय पर मिलेगी। तो दोस्तों एक बात बताओ, 3 से 4 दोनों के दोनों शून्य 3 बजे वो 4 बजे के मध्य होगी। 3 और 4 के मध्य होने का मतलब 3 पर अगर मिनट की शून्य होगी तो 4 पर मिनट की शून्य अगर 3 पर होगी तो घंटे की शून्य अगर 3 और 4 के बीच में होगी तो उसको ऊपर आने के लिए मिनट में कोई 3 और 4 के बीच में आना पड़ेगा। अच्छा, मिनट की शून्य अगर 3 पर आएगी तो 3 का मतलब 15, 4 का मतलब 20। आपका आंसर 15 मिनट से लेकर 20 मिनट के बीच में हो सकता है। तो पहली बात तो 3 बजकर 18 मिनट बचे होती है 15। अच्छा, तीनों ऑप्शन दिए हुए हैं तो वैसे भी इसको सोल्व करना पड़ेगा। सोल्व कैसे करते हैं इसको, इसके लिए अपन एक रिजल्ट यूज करते हैं, फॉर्मूला यूज करते हैं, एक्स बचकर एक्स इंटू 7/3। इतनी बजे क्या हो जाती है, दोनों बढ़िया दोनों सुनिए आपस में मिल जाती है। ठीक है। अच्छा, इसमें x का मान क्या लेंगे हम, छोटी वाली वैल्यू है जिसका मान 3 रखूंगा, 3 × 7/11। 3 का गुणा इससे करूंगा कितना हो जाएगा 180, तो कटा 11, 180 भाग दूंगा मैं तो कितना होगा 3 बचकर 11 का 11, फिर कितना बचेगा 7, 70, 70 का मतलब 11 छः 66 मतलब 16 मिनट आएगा। 66 तो 4 का ही है, यानी कि 3 बज के 16 सही, 4/11 बजे दोनों शून्य क्या होगी आपस में मिलेंगे। ठीक है। अच्छा क्वेश्चन, हाँ ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इसको ध्यान रखें। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से यदि चिन्ह प्लस और माइनस से संख्या 4 और 8 आपस में बदल जाए तो कौन सी समीकरण सही होगी। ये जो कहना चाह रहा है कि प्लस हो तो माइनस और माइनस हो तो प्लस, 4 हो तो 8, 8 हो तो 4, यानी कि इनको आपस में इंटरचेंज करना है। करने के बाद में फिर अपन को देखना है कि किस तरीके से कौन सा अपना समीकरण सही होगा वो देखना है। अब देखना, अगर मैं ऑप्शन नंबर डी से करता हूँ तो यहाँ 4 यहाँ 8 12 में कोई चेंज नहीं है और यहाँ कितना होना चाहिए 4, प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह तो प्लस, प्लस की जगह माइनस। तो अच्छा ये बताओ ये हो रहा है क्या, 4 8 12 12 में से 12 जाएगा तो 0, यानी कि ये तो मेरा आंसर नहीं। इसकी जगह 4, इसकी जगह 8, इसकी जगह कोई चेंज नहीं, माइनस की जगह प्लस, प्लस की जगह माइनस 12,
बोले तो ये 24 क्या इसमें आ रहेगा कि ये तो बचेगा कितना 4 16 16 में से 8 जाएगा 8 लेकिन ये तो मेरा आंसर नहीं। फिर उसके बाद में 4 की जगह 8 8 की जगह 4 12 इस जगह से बराबर में चाहिए। ठीक है प्लस माइनस की जगह लेना है प्लस प्लस की जगह लेना है माइनस 4 8 12 माइनस 12 जाएगा जिसमें आपके ऑप्शन नंबर बी जो है इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसमें जो उसने बोला है उसने क्या बोला है कि आपको यदि चेंज प्लस और माइनस दोनों को आपस में इंटरचेंज उसी प्रकार से चार तो दोनों को चेंज करना है। चार अगर उसको आठ में बदल दो आठ होती चार में के अलावा माइनस की जगह प्लस लिखो प्लस की जगह माइनस लिखने के बाद कौन सी समीकरण सही होगी इसमें कौन सी आ जाएगी पी। ठीक है अच्छा क्वेश्चन नंबर 170 देख एक्स वाई जेड बाई टी चार नगर एक चार नगर ठीक है वाई एक्स के दक्षिण दिशा में। अच्छा इसको भी यहाँ वाई जो है एक्स के दक्षिण में दक्षिण पश्चिम दिशा में ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर प्लस का साइन बना दक्षिण पश्चिम मतलब इधर तो इसका मतलब वाई कहाँ पर आ जाएगा वाई एक्स के दक्षिण ठीक है जेड वाई के पूर्व में। अच्छा जेड वाई के कहाँ आएगा पूर्व में पर कितनी दूर होगा अभी ये बता सकते हैं। और एक्स के दक्षिण पूर्व। अच्छा वाई जो है जेड जो है कहाँ पर आएगा ऐसी जगह आएगा कि वाई इसके तो पूर्व में आएगा मतलब इसके तो सीधी रेखा में लेकिन इसके कहाँ आना चाहिए दक्षिण पूर्व में आना चाहिए जेड यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है फिर आगे क्या दिया है और टी वाई एक्स की कतार में जेड के उत्तर है। वाई एक्स की कतार की बात करूं तो ये ऐसे बन सकती है मतलब ये कहाँ आएगा और टी यहाँ पर आएगा जो कि जेड के किस में आएगा टर्म में तो इसका मतलब बिल्कुल ऊपर होगा तो इसके इधर आ सकते हैं। ठीक है तो यही आएगा जेड के हाँ जेड के उत्तर एक्स की किस दिशा में टी स्थित है। अच्छा एक्स के किस दिशा में अगर इधर होता तो पूर्व इधर होता उत्तर यानी दोनों के बीच में बोले तो उत्तर ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा है ना। अगला देखो ठीक है क्या दिया हुआ है खत्म स्केच का है सभी ट्रक वैन है ये तो क्या था सारी की सारी क्या है वैन है। सभी वैन कारें हैं सभी के सभी वैन क्या है कारें हैं। सभी कारें ट्रेनें हैं सभी की सभी कारें क्या है ट्रेन है इसको मैं ट्रेन ही लिख लेता हूँ ट्रेन है। ठीक है तीन मुझे क्या दिया हुआ है देखो सभी ट्रक वैन है सभी वैन कारें हैं सभी कारें ट्रेन है। ठीक है निष्कर्ष दिया हुआ है दोस्तों इसको देखते हैं उसको देखते हैं। सभी ट्रेन ट्रक सारी ट्रेन ट्रक नहीं बात कहना बराबर गलत है नहीं हो सकती सभी कार ट्रक है। अच्छा सारी की सारी कार जो है ट्रक है ये बात संभव नहीं है। सभी ट्रक ट्रेन है सभी के सभी ट्रक जो है ये वाला भाग इस ट्रेन के अंदर आ रहा है बिल्कुल सही बात है तीसरा सही होगा। सभी वैन ट्रेन है सारी सारी जो वैन है ये क्या ट्रेन के अंदर आ रही है ये बात बिल्कुल सही है यानी कि केवल इसका तीसरा और चौथा। अच्छा केवल इसका तीसरा और चौथा अनुसार करता है जो ऑप्शन नंबर सी इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों करेक्ट आंसर। अच्छा अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें एक ही सवाल है घन का क्वेश्चन है यदि यदि 64 घनों को मिलाकर एक ठोस घन बनाया जाता है मतलब एक ठोस घन को काट के 64 घना हुई 64 छोटे टुकड़ों को बनाकर एक बात देखिए मतलब इसमें आपको कुल घनों की संख्या दी हुई है कितनी दोस्तों 64 ठीक है तो इसका मतलब यहाँ से n का मान कितना आ जाएगा 4 ठीक है मिलाकर एक घन बनाया जाता है। तो कितने घनों के दो फलक दिखाई देते हैं कितने घनों के दो फलक दिखाई देंगे मतलब दो सतह रंगने वाली जिससे बात हो जाती है तो इसके लिए अपन यूज करते हैं 12 और दो सतह वाले तो 12 4 -2 दो बचेगा दो को माइनस 24 और सगेर इसका आ जाएगा दोस्तों 24 क्वेश्चन नंबर 175। ठीक है आगे देखते हैं। अच्छा इसमें एक और चीज है कि अपन को एक चीज तो कि टाइमिंग का खास के ऊपर ध्यान रखना है टाइम कैसे बचा सकते हैं इसमें एज वाले क्वेश्चन अच्छे खासे दिए हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 176 पिता की उम्र बेटे की उम्र की 7 गुना है फादर एंड सन। पिता की जो उम्र है वो फादर की उम्र की पिता की उम्र बेटे की उम्र की 7 गुना है। ठीक है 4 वर्ष बाद उनकी उम्रों का योग 56 वर्ष हो जाता है 4 वर्ष बाद में उनकी उम्रों का योग कितना होता है 56 वर्ष होता है। तो इसका मतलब ये दोनों की वर्तमान आयु में क्या हुआ है तो पुत्र की वर्तमान आयु बताऊँ। अच्छा वर्तमान आयु का अनुपात ये आज उनकी आयु है ये 60 वर्ष का होता है ये तो दोनों का योग कितना होता है 8 होता है। 4 वर्ष के बाद में दोनों की आयु 56 वर्ष। अच्छा
4 वर्ष के बाद में पिताजी भी बड़े हुए होंगे, 4 वर्ष, तो पुत्र भी बड़ा हुआ होगा। अच्छा, पुत्र 4 बड़ा हुआ है, पिताजी भी 4 बड़े हुए, दोनों 8 वर्ष बड़े हुए होंगे। तो कुल जो आयु आई है उसमें 8 जुड़ा हुआ। तो इसका मतलब अगर मैं इसमें से 4 वर्ष घटा दूं, क्योंकि योग 4 वर्ष का आता है, 8 वर्ष घटाओ तो दोनों का मिला के, तो ये कितना बचेगा, 48। कितना बचेगा, 48 बचेगा। तो ये 8 फिर किसके बराबर होगा, 48 के बराबर होगा। तो 8 चला 48, 31 के बराबर 8 के। फिर आपसे क्या पूछा, पुत्र की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, 8 वर्ष हो जाएगी। ये क्वेश्चन से पता क्वेश्चन था, चलो कुछ नहीं था है ना। अगला क्वेश्चन 177 क्या है, इसमें क्या दिया हुआ है, देखो दो, अच्छा 2 5, देखो दोस्तों इसमें ना गुणा 2 से को +1 कर देता हूँ तो कितना आ जाएगा, 5 आ रहा है क्या, कि बिल्कुल आ रहा है, ठीक है। फिर 5 का कि गुणा तो करूंगा 2 से और माइनस कर दूंगे, 5 2 10 -1, ऐसा। अच्छा मेरे दिमाग में कैसा है कि लगभग लगभग मुझे सभी इनके अगला का तो उसके दोगुने के आसपास दिख रहा है। तो इसका 2 गुणा क्या, +1 किया, इसका 2 गुणा क्या, -1। अच्छा इसका 2 गुणा करके +1 कर दो, 9 2 18 +1, तो सही है। अच्छा 19 2 38 -1, बिल्कुल 37 हो रहा है। तो क्या कर क्या रहा है, वो दोगुना तो सबने करना है, पहले में +1, 2 गुणा +1, 2 गुणा -1, 2 गुणा +1, 2 गुणा -1, तो हम वाले क्या, 2 गुणा +1, तो 37 हुआ 74 हो रहे 75। ऑप्शन नंबर जो बी कौन सा हो जाएगा अपना, बी वाला सही आंसर, ठीक है। देखो इसको, अगला ये भी सीरीज का ही है, BGLQ। बी 2 पर आता है, जी 7 पर आता है, कितना जुड़ा, 5 जुड़ा। जी और एल 5 के बाद में है, जी 7 पर आता है, एल 5, इसमें भी 5 जोड़ा। एल क्यू 12 5 17, 5 जोड़ा। 17 5 17 5 22, 22 पर क्या आएगा, वी। वी आने का मतलब ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, मेरा ये आंसर होगा। मुझे दूसरा निकालने की जरूरत नहीं है। अगर करते हुए तो देखो डी 4 और 5 9, 9 5 14, 14 5 19, 19 और 5 कितना 24, 24 पर x आएगा, फिर भी आपको वही आ रहा है। पर मैं वो क्यों निकालू, मेरे तो वी से काम हो रहा है, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 179 क्या है, लड़कियों की एक कतार में सीटवा बाएं से 8वां स्थान तथा रीना का दाएं से 17वां स्थान है। यदि दोनों आपस में अपना स्थान बदल ले तो सीटवा बाएं से 14वें स्थान पर हो जाती है। तो बताओ कतार में कुल कितने व्यक्ति हुए दोस्तों, टोटल बराबर क्या होता है, न्यू प्लस ओल्ड -1। अच्छा नया स्थान किसका दिया है, शिल्पा का, कितना है, 14। शिल्पा का नया स्थान दिया है, तो रीना का पुराना स्थान कितना है, -1। 17 और 14 31 -1 बोलना, 30 मैंने ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 179। अच्छा अगला क्वेश्चन भी आप लोगों को इसका है, एक मिनट। हाँ 2 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, ज्यादा नहीं है, इसका देखते हैं, ठीक है, ठीक है। देखो अब इसमें क्या है, 180 से अंत तक 181, मतलब 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं। 6 बच्चे BCDMJ और के और तीन तीन की संख्या में 2 समूह में बांटा गया है, जिनमें प्रत्येक बच्चा 2 पंक्तियों में एक दूसरे के आमने सामने बैठा है, मतलब 3 तो इस तरीके से बिठा दिया मैंने, और 3 इस तरीके से बिठा, जो आमने सामने इस तरीके से होगा। अब कौन कहाँ पर बैठता है दोस्तों, उस तरीके से बैठता है जिससे बोलते हैं चिपकाते हैं। पहला पॉइंट क्या दिया आपको, एम किसी भी पंक्ति का अंत में नहीं, मैंने एम को मान लो यहाँ पर, क्योंकि पंक्ति का अंत 1 2 3 और 4, घूम फिर का आना है, यहाँ बनाओ यहाँ बनाओ, बात एम किसी भी पंक्ति का अंत में नहीं है। तो तब है जे के दाहिने ओर बैठा है, तो जे यहाँ पर बैठेगा, तब जाके इसके दाईं ओर ही आ जाएगा, ठीक है। जो सी के सामने, अच्छा जो किसके लिए आता है, सेकंड पर्सन, सेकंड कौन, एम और जे में बाद में किसकी बात की गई, जे की, तो इसका मतलब सी के सामने बैठने की बात किसने बोला है, जे के लिए, तो ठीक है। फिर क्या बोला के बाएं बैठना है, ठीक है। जो एम के सामने, अच्छा जो किसके लिए आएगा, डी के लिए आएगा, तो डी आ जाएगा, तो ठीक है यहाँ पर बैठना है। और के वैसे नहीं है ना, किधर होगा तो के डी के बाएं ओर बैठ जाएगा, ठीक है। तो फिर बच्चा कौन है, डी, यानी कि डी यहाँ पर है, ठीक है। एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। अच्छा इसमें ना कुछ कह रहा है, देखो इसमें आपसे पूछा है क्या,
क्वेश्चन नंबर 180 क्या दिया हुआ है, बच्चों का निम्नलिखित में से कौन सा समूह एक ही पंक्ति में बैठा हुआ है, सी डी के या जे एम बी, जे एम बी, वी एम बी, वी एम डी नहीं बेटा, एम जे के, एम जे और के नहीं बेटा, बी डी सी, बी डी और सी नहीं बेटा, तो ये बैठेगा, ये क्या दिया हुआ है, बी एम जे, बी बी एम जे, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी के जो है वो सारे के सारे एक साथ रहेंगे। अच्छा क्वेश्चन नंबर 181 क्या है, बी के ठीक बाएं कौन बैठा है, अच्छा बी के ठीक बाएं कौन बैठेगा दोस्तों, एंड ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा, एक आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये घन वाले क्वेश्चन है आपके, देख लेते हैं इनको भी, देख क्या दिया हुआ है, 182 से 188, 10 सेंटीमीटर चौड़ वाले ठोस घन की प्रत्येक समूह सतहों को, समूह मतलब आमने सामने सतहों, क्रम से पीले, हरे व काले, तीन रंग से रंगे गए, काले, हरे व पीले से रंगों से रंगा जाता है, तो इनको 2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा जाना है, तो निम्न प्रश्न को उत्तर दीजिए। तो जब भी अपन को इस टाइप के क्वेश्चन करने होते हैं दोस्तों, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन करने होते हैं हमको, तो सबसे पहले अपन एन निकालते हैं, एन बराबर क्या होगा, बड़े ब्लैक की भुजा मतलब काटने से पहले 10 सेंटीमीटर है, कितने सेंटीमीटर में, या तो सेंटीमीटर में छोटे घनों में वो क्या करवा रहा है, विभाजित करवा रहा है, काटूंगा तो एन बराबर मेरे पास कितना आ जाएगा 5, क्योंकि कोई सा भी घन का क्वेश्चन हो उसको एन की वैल्यू निकालने के बाद ही कर सकते हैं ना। तो पहले क्वेश्चन पे देखना, कितने ऐसे छोटे घन हैं जिनकी कोई भी सतह नहीं लगी हुई हो, अगर कोई भी सतह नहीं लगी हुई तो एन माइनस 2 का सब्स्टिट्यूट करते हैं, एन का मान 5 है, 5 में से 2 घटाएंगे 3 बचेगा, 3 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 27, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका आंसर क्या होगा 27। ठीक है, अगला देखो, कितने घन अ, कितने घनों में से केवल कोई दो सतह रंगे हो, दो सतह रंगी हुई बहुत पर्टिकुलर कलर की बात में लग रहा हो, तो मैं क्या कहेंगे 12 एन माइनस, ठीक है, एन का मान 5 में से 2 जाएगा 3 बचेगा, 3 का गुना अगर मैं 12 से करूंगा 12 किया था 36, बोले तो 36 गण ऐसे होंगे दोस्तों जिसकी क्या दो सतह रंग मिलेगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 185, ठीक है, देखते हैं इसको क्या है, एक कितने ऐसे छोटे गण हैं जिनके 3 सतह रंगे हो, 3 सतह रंगने वाली बात करते हैं, चाहे कलर हो नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका आंसर डायरेक्टली कितना आ जाता है 8 आ जाता है। ऐसे कितने गण हैं जिनकी सतह केवल काले व पीले रंग से रंगे हो, मतलब ऐसे गण निकालना है जिसकी सतह काले और पीले रंग से रंगी हुई हो, का मतलब ये है कि दो ही सतह रंगी हुई होनी चाहिए, और वो भी कौन से पर्टिकुलर काले रंग और पीले रंग की, तो दो सतह रंगने वाले गण की संख्या पहले से अपन 12 से निकालते हैं। ठीक है, जो कि कितने आ जाएगी एन हमारा लेवल 500 को 3 बजेगा भारतीय का 36, यानी कि 36 रन ऐसा होंगे जिसके दो सतह रन मिलेगी, लेकिन दोस्तों इसमें से ये 3 पार्ट में डिवाइड है, 12 रन ऐसे होंगे जो नीले के साथ क्या होगा, क्या क्या है, नीला हरा, नीला प्लस हरा प्लस काला, इससे रन मिलेगी। ठीक है, 12 रन ऐसे होंगे जिसकी, सॉरी 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 सॉरी, अपने क्या थोड़ा सा, 12 गन ऐसे होंगे जो नीले के साथ क्या होगा, पहले क्या है, पीला है ना, पीले के साथ क्या होगा, हरा होगा। ठीक है, 12 ऐसे होंगे जो पीले के साथ क्या होगा, काला होगा, और 12 गन ऐसे होंगे जो काले के साथ क्या होगा, अ, हरा होगा। ठीक है, ये दो होंगे, तो इस तरीके से 3 3 पार्ट में बढ़ जाते हैं, ये गन वाले मैं बहुत अच्छे से क्लास रूम में पढ़ाता हूँ दोस्तों, ये पढ़ाता हूँ तो बहुत इजी क्वेश्चन हो जाएगा। आपसे क्या पूछा, ऐसे करते हैं कि काले और पीले से रंगे होंगे, काले और पीले से रंगने का मतलब तो कितना देंगे 12, यानी कि आपको कुल मिला के जब भी पर्टिकुलर कलर में बैठना होता है तो उसमें 3 का भाग दे देना होता है, कि इसमें 12 में 36 में 3 का भाग देता है, डायरेक्ट कितना आ जाता है 12। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 187, ऐसे कितने गण हैं जिनकी 3 सतह भिन्न भिन्न रंग से रंगी हुई है, दोस्तों 3 सतह की बात करते हैं, डायरेक्टली अपने पास जो आंसर आता है वो कितना आ जाता है 8। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर, ये इसका ऑप्शन इधर दिया हुआ दोस्तों, इसको थोड़ा ही खोलने देते हैं, क्या दिया हुआ है, 3 5, 3 6 5 20, अच्छा ये वैसे दिख रहा है 3 5 7 और 1, अच्छा फिर 6 12 20 42, अगला वाला तब, यानी कि ये आपसे पूछा जा रहा है, इसमें 3 में 2 जोड़ा 5, 5 में 2 जोड़ा 7, 7 में 2 जोड़ा 9 आ रहा है, लेकिन अपन को इसमें इधर वाला निकाल, कौन सा, इधर वाला सबसे 6 वाला। अच्छा 6 में क्या हो सकता है दोस्तों, आप तो एक बात बताना, इसमें अपन 2 का स्क्वायर प्लस
ठीक है, ये कैसे बन रहा होगा? 4 का स्क्वायर प्लस 6। ठीक है, ये कैसे बन रहा होगा? 6 का स्क्वायर प्लस 6। ठीक है, 2 का स्क्वायर प्लस 2 6 होता है, 4 2 6, 4 का स्क्वायर प्लस 4 बिल्कुल। 6 का स्क्वायर प्लस 6 6 36 42 होता है। तो फिर यहाँ पर 2 4 6 8 का स्क्वायर प्लस 8, यानी कि कितना हो जाएगा दोस्तों? 64, सॉरी 64 और 8 बेहतर। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन बस इस है। देखो, क्वेश्चन नंबर 189, मेरी सीरीज नहीं है। करेक्ट, क्या दिया हुआ है? पी आर एन या फिर दूसरा एन। अच्छा, आर कितने बनाता है? 18 माइनस में कितना करता हूँ मैं? 13 माइनस का 5। ठीक है, अच्छा यहाँ पर कितना करूँ और यहाँ पर कितना हो रहा है दोस्तों? माइनस का 3। ठीक है, 2 है। ठीक है, 2 जगह पूछ रहा है आपसे। तो इसमें देख रही किस तरीके से करना है दोस्तों। इसमें माइनस का 5 तो इसमें माइनस का 4, क्योंकि घट के 2 का है। तो इस पर माइनस का 3 होना चाहिए, इसमें माइनस का 2 है, तो यहाँ पर माइनस का 1 होना चाहिए। तो 1 होना चाहिए, तो यहाँ पर तो आना चाहिए सी। ठीक है, सी में एक जोड़ा डी, 4 डी, डी में 2 जोड़ा 6, मतलब ए 12, 6 में 3 जोड़ूंगा तो आई आंसर। 3 जोड़ा आई आ गया। आई में 4 जोड़ू तो ए माना चाहिए, ए में 5 जोड़ बिल्कुल सही बात है। इसमें आई सी एंड ऑप्शन नंबर कौन सा? डी, इसका क्या होगा दोस्तों? करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इसमें भाई इसमें 7 पर देखा है तुमको भी पहले 5 कम किया, फिर 4 कम किया, फिर 3 कम किया, फिर 2 कम किया, फिर ये नंबर इस तरीके से याद रहेगा। अच्छा, इसमें आगे आते हैं। अलका माला से बड़ी, अलका माला से बड़ी, गोपाल माला से बड़ा है, गोपाल माला से बड़ा, अलका माला से, ये हो गई। ये किससे बड़ी है? माला से। गोपाल माला से बड़ा है, लेकिन अलका से छोटा है, तो गोपाल दोनों के बीच में है। गोपाल माला से बड़ा है लेकिन अलका से छोटा है। और अलका माला से बड़ी है, गोपाल माला से बड़ा, अलका से छोटा। ठीक है, छोटा, लेकिन अलका से छोटा। ठीक है, कपिल राम और माला से छोटा है, कपिल राम और माला से छोटा है, तो राम माला से भी छोटा है। और यहाँ पर कौन आ जाएगा? कपिल। कपिल राम और माला से छोटा है। ठीक है, माला राम से बड़ी है, माला राम से बड़ी माला बड़ी है। ठीक है, यहाँ पर ये हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर ये हो सकता था कपिल राम और माला से बड़ा है, मतलब राम इधर बड़ा को हो सकता था, लेकिन माला से छोटा है। ये वर्ड बोलकर राम माला, माला राम से बड़ी है करके इसका पोजीशन पे फिक्स हो जाए। तो इस तरीके से यहाँ पर एक सीटिंग अरेंजमेंट आपका ऐसे होगी। अब उसके बाद में आपको बोल क्या है? गोपाल तथा राम के बीच में कौन बैठा है? गोपाल तथा राम के बीच में माला। ऑप्शन नंबर ए आपको क्या हुआ? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इसमें क्वेश्चन नंबर 190 देखिए, इसके बाद देख लेते हैं। फिर उसके बाद में क्या दिया हुआ है? 192, माला तथा कपिल के बीच में कौन? माला और कपिल के बीच में राम जी विराजमान है। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। उन पांचों के बिल्कुल मध्य में कौन बैठा? माला बैठी हुई है। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। अच्छा दोस्तों, इसमें सबसे बड़ा कौन है? अगला क्वेश्चन में सबसे बड़ा कौन है? तो ये कौन होगी? अल्फा हो जाएगी। ये देखो, सबसे बड़ा कौन है? अल्फा। और सबसे छोटा कौन है? कपिल। अपने आए कहीं सबसे बड़ा कौन हो जाएगा? माला। और सबसे छोटा कौन हो जाएगा इसमें? सबसे बड़ा माला जी, ये सबसे बड़ा, सबसे छोटा नहीं भी रहा है ये। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन में बोलो दोस्तों होगा, कौन सा ये? देखो, 190, इसमें क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 3 3 का अगर ए बी सी डी ई एफ बी सी डी, नहीं, चार, नहीं दोस्तों इसमें चार चार, ए बी सी डी, पांच का बदला है। ये देखो, ए बी सी डी ई, फिर यहाँ पर ए बी सी और ये डी ई, ए बी सी डी, कुल मिला के क्या? बी ए सी डी ई, बी बी बी, इसमें बी डी है, बी डी है, बी डी है, मतलब बी इसमें आएगा। देखो, बी ए सी, बी ए सी नहीं आएगा, सी तो दिया हुआ है इसमें, सी दिया हुआ है ना। बी ए के बाद में बी आएगा, सी डी ई, बी आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद में ए आएगा,
बी सी डी आएगा, ठीक है। डी के बाद में ई भी आएगा, ठीक। फिर ए बी सी डी ई भी आएगा, डबल ई आएगा, ये ऑप्शन, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। अच्छा ये कहने का ये तो स्टेप यहाँ तक। इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 196। क्या दिया होगा, दी गई आकृति में अधिकतम वर्गों की संख्या, दी गई आकृति में अधिकतम वर्गों की संख्या दोस्तों 1 2 3। वैसे इस नंबर में करते हैं तो हम काउंटिंग करते हैं, इसका इससे गुणा, इसका इससे गुणा, इसका इससे गुणा, कितना आ जाएगा 9 4 1 बोले तो 14 क्या होगा करेक्ट आंसर, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन नंबर इसका आपको अच्छा ये नहीं होगा, क्या दिया हुआ इसको, एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियां दिखाई गई हैं, तो 5 दर्शाने वाले फलन के विपरीत कौन सी होगी। 5 3, अच्छा 5 4 5 3 5 3, 2 का विपरीत 4 हो जाएगा, ठीक है। 5 2 5 2, 1 का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, फिर उसके बाद में तो फिर 5 का क्या होगा 6, बिल्कुल सही है। इस मान से क्या हो जाएगा दोस्तों 6, क्योंकि 3 सतह होती है, एक आगे 2 1 2 3 4 5 के अंदर 6, आंसर नंबर ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा करेक्ट आंसर होता है। अच्छा क्वेश्चन नंबर बिल्कुल इसमें चूक तो नहीं गया ना आपने, नहीं छूटा बता दिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 198, क्या दिया हुआ है, दी गई आकृति में अधिकतम वर्गों की संख्या हो, दी गई आकृति में अधिकतम वर्गों की संख्या होगी, वो भी वही है 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। अगर स्तंभ में और पंक्ति में दोनों में से एक संख्या है तो आप वर्ग भी कर सकते हैं, या फिर इसका इससे गुणा, इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे कर सकते हैं। 5 का होगा 25 होगा, 16 होगा, 9 होगा, 4 होगा, 1 होगा, 9 और 10 14, 14 16 30 30 25 55, यही आपका क्या आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत सिंपल सा पेपर था, पर एक और चीज है, इस तरीके के ही आपके पेपर में क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, इसी तरह देखते हैं क्वेश्चन नंबर 199। उस गण का चयन खींच करे जो दी गई सीट को रेखाओं के अनुदिश मोड़कर बनाया जा सकता है। ये आपको ओपन डाइस का क्वेश्चन है। अगर ये खुला पासा दिया हुआ है, अगर मैं इन पासों को बंद करता हूँ तो बंद करने के बाद मुझे कैसा दिखाई देगा वो आपसे पूछ रहा है। तो आपने देखा इसमें ना अल्टरनेट चलता है, इसका अपोजिट ये होगा और इसका अपोजिट ये होगा, एक को चुनकर, तो बच्चा क्या इसका अपोजिट है, तो 1 और 3, 2 के साथ 4 और 6 के साथ 5, ये अपोजिट होगी, ये दोनों एक साथ कभी नहीं लिख सकती, या तो इन दोनों में से, इन दोनों में से, इन दोनों में से। तो देखो 2 के साथ 6 के साथ 5, मेरा ये वाला आंसर हो नहीं सकता। 2 के साथ 4 ने देखा, 5 के साथ 6 देखा, ये भी मेरा आंसर हो सकता। 2 3 6, अच्छा 2 के साथ 4 ने देखा, 3 के साथ 1 ने देखा, 6 के साथ 5 ने देखा, बिल्कुल सही है, यही मेरा आंसर होगा। अच्छा दोस्तों इसमें इस तरीके से दिया हुआ है, ए और सी भी दिया हुआ है, मतलब इसको भी चेक करते हैं। 1 के साथ 3 नहीं है, 4 के साथ 2 नहीं है, 5 6 के साथ 5 नहीं है, ये भी सही है, मतलब आपका जो आंसर होगा सी और डी वाला सही होगा, सी और डी वाला देखेंगे। अच्छा ये सी वाला जो ऑप्शन है ना, ये आपका सही होगा, क्योंकि इसमें देखो सी और डी दिया हुआ है, ठीक है, इसमें यही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 200, देखिए लास्ट क्वेश्चन है, नीचे दी गई 4 आकृतियों में से किस प्रकार से एक असंगत है, उस असंगत आकृति का चयन कीजिए। देखो ये जो इंसान है, देखो इसमें एक तरफ ये नीचे देख रहा है, एक तरफ ऊपर देख रहा है, यही मेरा आंसर होगा, क्योंकि देखो इसमें दोनों तरफ ऊपर देख रहा है, इसमें एक तरफ देख रहा है, इधर एक साइड, इधर एक साइड देख रहा है, इसमें एक ऊपर एक नीचे देख रहा है, तो ये क्या है अलग बनी हुई है, तो यही आपका क्या होगा दोस्तों आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस प्रकार से आप लोगों के 200 क्वेश्चन का 200 क्वेश्चन का जो पेपर हुआ था उसमें 50 क्वेश्चन जो रीजनिंग के आए हुए थे उनका सॉल्यूशन इस प्रकार से रहा दोस्तों। लेकिन इसमें मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि आप लोग को बहुत सारी चीजें इसमें देखने को मिली होगी, इसमें मैंने हालांकि आपको समझाने के हिसाब से भी बताया, अदरवाइज इतना टाइम इनमें नहीं लगना चाहिए, ये आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी रहती है तो क्वेश्चनों को आप वैसे निकाल लेते हो। तो दोस्तों आपको इतना ही, पर मेरे लिए एक और चीज है, अभी तक किसी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि सब्सक्राइब करने में मात्र 1 सेकंड का 1/10 भाग भी समय का नहीं लगता है। तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो आपको तो बिल्कुल अपने लाइक, आप खुद भी लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को भी बिल्कुल शेयर करें। मैं आगे फिर, अच्छा इसमें एक और चीज है दोस्तों, आप लोगों के लिए मैं टॉपिक वाइज इसी में आपको मिल जाएगा
इस चैनल पर मैं प्रत्येक टॉपिक के टॉप 15 क्वेश्चन के नाम से एक वीडियो बनाकर बनाता हूँ, मतलब क्लास लेता हूँ आप लोगों के लिए, वीडियो बनाकर डालता हूँ उसमें कि जो भी टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी आपको इसमें मिल जाएंगे। आप चाहो तो उसको भी जाके देख सकते हो। आपकी अच्छी तैयारी करना चाहते हो तो उसमें आप उसके माध्यम से और भी अच्छी तैयारी कर सकते हो। आज के लिए इतना ही, फिर मिलता हूँ मैं अगले नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए विदा लेना चाहूंगा दोस्तों। थैंक यू।